तो आज हम अपना लो लेक्चर्स चैनल पर आज हम अपना एक एक्ट करने वाले हैं जो द प्रोहिबिशन ऑफ अंडर एक्ट 1958 है, जो राजस्थान जो 2025 के जो जुडिशरी एग्ज़ाम है उसके लिए भी क्या है, उसके सिलेबस का पार्ट है। इसमें द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ये हमारा क्या है, माइनर लॉ है। ये हमारा माइनर लॉ है जिसमें अगर 85% हमारा ये एक्ट इन क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। 85% जो भी हम इसमें पढ़ेंगे 85% इस एक्ट के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आता है तो ये द प्रोहिबिशन ऑफ अंडर एक्ट 1958 का ये एक्ट है। इसको हिंदी में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 भी कहते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्ट, इसके उद्देश्य की बात करें तो अपराधियों को छोटे मोटे अपराध ऑफेंस के लिए उनको परिवीक्षा पर छोड़ना, ठीक है जी, उनको बॉन्ड पर छोड़ देना, रिलीज़ करना, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताता है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे मोटे अपराध के जैसे जिनकी पनिशमेंट 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल तक के जो पनिशमेंट है, चोरी के छोटे मोटे ऑफेंसेज आते हैं उनमें ही, ऐसा नहीं है कि इन्हें माफ़ करके भगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इनको सज़ा सुनाई, अगर ये गिल्टी फाउंड किए जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, गिल्टी फाउंड किया जाता है तो उन्हें जो हमारे जज साहब होते हैं, जो हमारी कोर्ट होती है, वो कुछ ग्राउंड्स देखते हैं और उन ग्राउंड्स पे उनको छोड़ा जा सकता है ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। मेन पर्पस यही होता है कि भाई अगर किसी ने पहली बार ऑफेंस किया है, ऑफेंस का नेचर ज़्यादा ग्रीवियस नहीं है, ठीक है जी, करेक्टर उसका ज़्यादा ख़राब नहीं है ऑफेंडर का, ठीक है, पहली बार ऑफेंस किया है तो उसको भाई माफ़ी, उसको छोड़ देते हैं, डरा धमका कर, डांट कर, या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो कुछ ये बातें इसमें बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे ये आरजेएस के लिए। किसके लिए? आरजेएस के लिए हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। 85 कवर हो जाएंगे, 85%। ये एक्ट हमारा 85% यहीं से कवर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए कुल 18 धाराएं, ऑप्शन नंबर बी कुल 19 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर सी कुल 20 धाराएं हैं, या ऑप्शन नंबर डी कुल 21 धाराएं हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कुल 19 धाराएं हैं। सबसे छोटा एक्ट अगर यहाँ पर क्या, सबसे छोटा तो नहीं है, सबसे छोटा हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जिसमें केवल 10 सेक्शंस ही हैं, लेकिन अदर्स के देखें तो उनके अकॉर्डिंग इसमें टोटल 19 सेक्शंस हैं, टोटल 19 ही सेक्शंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार, यानी कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, किस सीमा तक एप्लीकेबल होता है, और कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी कहता है संपूर्ण भारत पर, या ऑप्शन सी कहता है कि असम नागालैंड राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन नंबर डी कहता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो कहता है संपूर्ण भारत पर द प्रोहिबिशन ऑफ अंडर एक्ट 1958 एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, दोनों में। ठीक है जी, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है, तो संपूर्ण भारत में हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के सेक्शन 1 क्लोज 2 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को विलुप्त कर दिया। जब पढ़ते हैं ना, जब 2019 से पहले जब भी हम कभी कोई लॉ पढ़ते थे और उसका हम पढ़ते थे कि उसकी कमिटमेंट डेट के साथ साथ हम उसका पढ़ते थे कि वो कहाँ तक एक्सटेंट होता है। तो एक तो होता था होल इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, बट उसमें क्या कर दिया जाता था, एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारे ऑल इंडिया पर एप्लीकेबल होते थे। लेकिन ये कहता है ना कि जब हम पढ़ते थे जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को कहाँ पर, किस एक्ट के थ्रू विलुप्त किया? ऑप्शन नंबर ए संविधान 103 में संशोधन अधिनियम 2019, संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी संविधान जम्मू कश्मीर और कश्मीर में लागू आदेश 2019, या डी आंसर हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो करेक्ट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है, इस शब्द को, इस जो लाइन है, जो हमारी कौन सी लाइन है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को विलुप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब क्या पढ़ने को मिलता है कि अब ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, किसी भी एक्यूज्ड अभियुक्त को दोषसिद्धि पाने के पश्चात उसे दंड के स्थान पर प्रताड़ना या भर्त्सना या चेतावनी देकर, भर्त्सना का मतलब होता है डांट कर, ठीक है, डांट कर, धमका कर,
चेतावनी देकर कब रिहा कर दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि द प्रोहिबिशन ऑफेंडर 1958 का जो पर्पज़ है, इसमें किसी को दंड देना नहीं है, इसमें बल्कि अपराधियों के जो ऑफेंस किया उसके बारे में ये देखना है कि भाई जो अपराधी ने ऑफेंस किया है किस नेचर का है, अपराधी का कैरेक्टर कैसा है, उसके आधार पर या तो उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करके छोड़ देना है या फिर उसको डरा के धमका के, ठीक है, चेतावनी देकर छोड़ देना है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्यूज कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर उसको डरा कर धमका कर रिहा किया गया और फिर भी उसने सेम ऑफेंस किया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर बार उसे माफ़ ही किया जा सकता है। ठीक है, तो दोष सिद्धि पाने के पश्चात उसे दंड देने के स्थान पर प्रताड़ना, भर्त्सना या फिर चेतावनी देकर कब रिहा किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक्यूज भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 397, सेक्शन 397 नहीं है, 379 है, ये 379 है, 380, 381, 3 और 404 और 420 के अंडर 2 वर्ष के अधीन 2 वर्ष से अधिक कारावास का या जुर्माना या दोनों से दंडित अपराध का करने का दोषी पाया जाता है अगर एक्यूज आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 के अधीन 2 वर्ष से या 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या फिर दोनों से क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है। दूसरा, एक्यूज भारतीय दंड संहिता के अलावा किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक कारावास, यानी कि 2 वर्ष तक का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे प्लस नहीं, जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है। तीसरा, अभियुक्त प्रथम बार अपराधी है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा है उपरोक्त सभी। जब कभी भी प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के एक्ट में जब हम देखते हैं कि कोई भी एक्यूज दोषी पाया गया है, कहाँ पर दोषी पाया गया है, आईपीसी के इन सेक्शंस में, किन सेक्शंस में, 379, 380, 381, 404, 420, इन 5 सेक्शंस के अंदर उसको अगर क्या किया गया है, उसको गिल्टी फाउंड कर लिया गया है। ठीक है जी, या फिर गिल्टी फाउंड किया गया इन सेक्शंस में और पनिशमेंट कितनी दी हुई है मैक्सिमम, उसे मैक्सिमम पनिशमेंट उसको कितनी है, 2 साल की पनिशमेंट है, 2 साल से प्लस की नहीं है, तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। क्या करके, डांट कर धमका कर उसको रिहा कर दिया जाएगा, डांट धमका कर चेतावनी देकर। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर कि उसको डांट कर धमका कर चेतावनी देकर आप क्या कर सकते हैं, उसको रिहा कर सकते हैं अगर उसने ऑफेंस इन 3 ऑप्शंस में किया है। उसके बाद आता है आपका और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की कौन सी धारा में अपराधियों को न्यायालय द्वारा प्रताड़ना, चेतावनी देकर निर्मुक्त का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाना ऊपर कि अगर आईपीसी की आपने 379, 380, 381 या 404 या फिर 420 के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर अगर आपने क्या किया है, ऑफेंस किया है, क्या किया है, ऑफेंस किया है अगर आपने, ठीक है जी, इधर लिख लो, ऑफेंस अगर इसमें आपने किया है, इन सेक्शंस में से किसी भी सेक्शंस में आप गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है जी, और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 2 ईयर तक की पनिशमेंट है, ठीक है जी, और प्लस फाइन है। अगर ये आपकी पनिशमेंट और इन ऑफेंस इन सेक्शंस में और इतनी पनिशमेंट के अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको कौन सा सेक्शन डील करेगा, ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 5 ए। ऑप्शन ए 3 सेक्शन, ऑप्शन 4 सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सेक्शन 3 के अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी अपराधी को क्या किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है डांट कर धमका कर, तो वो द प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 3 में क्या किया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। किस पर, चेतावनी देकर, डराकर, धमका कर, द प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमारा बोला गया है कि आप किसी भी एक्यूज को निर्मुक्त कर सकते हो इस अधिनियम के अंतर्गत, क्या देकर, चेतावनी देकर, ठीक है जी, धमका कर, चेतावनी देकर या धमका कर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत अपराधियों को भर्त्सना, धमका कर, ठीक है जी, के पश्चात छोड़ते समय निम्नलिखित में से किस तथ्य को न्यायालय द्वारा विचारगत करना आवश्यक नहीं है। देखो, जब कभी भी किसी भी ऑफेंडर को समाज में खुला हुआ आसानी से नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है उस पर तर्स करके या फिर उसने पहली बार किया या फिर इतना हैवी ऑफेंस नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती कोर्ट। जब कभी भी इस एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को चेतावनी देकर धमका कर छोड़ेगी तो छोड़ते समय भाई कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको वो अपने विचार में ज़रूर लाएगी, जैसे कि
लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा विचार में लाना आवश्यक नहीं है। तो पहला कि एक्यूज के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि एक्यूज के विरुद्ध दर्ज पूर्व मामलों की संख्या, कि भाई क्या एक्यूज के अगेंस्ट कितने मामले पहले से, कितने नंबर ऑफ मैटर क्या हैं पहले से ही दर्ज हैं। दूसरा ऑप्शन नंबर बी अपराध की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी अपराधी का चरित्र, ऑप्शन नंबर डी अपराध हेतु दंड की मात्रा। तो जब कभी भी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत किसी भी पर्सन को वो निर्मुक्त करेगा न्यायालय, तो ऐसा तथ्य है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भैया एक्यूज्ड के अगेंस्ट कितने मामले पहले से दर्ज हैं, कितनी संख्या में मामले दर्ज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो देखता है कि अपराध की नेचर क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराधी का चरित्र कैसा है। ठीक है जी। अपराध हेतु दंड की मात्रा, मैंने पहले कहा था भाई 2 ईयर तक की पनिशमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे प्लस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सेक्शन 3 बताता है ये हमें। ठीक, तो ये बात कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं वो विचार में लेगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन अपराधों को सदाचारण की परिवीक्षा पर रिहा करने की न्यायालय की शक्ति को प्रावधानित किया गया। सदाचार का मतलब होता है गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट। ठीक है जी। गुड बिहेवियर पर किसको क्या किया जाएगा, परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सेक्शन हमारे, ये कोर्ट की जो पावर है ये हमारे सेक्शन नंबर कौन से सेक्शंस में दी हुई है, ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा है, जिसमें सेक्शन 4 में बोला गया है कि अगर किसी भी ऑफेंडर को गिल्टी फाउंड किया गया है, अगर किसी भी ऑफेंडर को गिल्टी फाउंड किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को गुड बिहेवियर के ग्राउंड पर क्या कर सकते हो, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर उसको रिलीज़ कर सकते हो, मतलब उसे छोड़ सकते हो। और बॉन्ड में सेक्शन 4 बताता है कि बॉन्ड में कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी आप लगा सकते हो उसको रिहा करते वक्त। ठीक है जी। और यहाँ पर बॉन्ड का मतलब सीधा है, यहाँ पर उसे गुड बिहेवियर के ग्राउंड पर हम उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे रिहा कर दिया, उसको हमने पनिशमेंट से मुक्ति दे दी, नहीं, उसको हमने केवल क्या किया है, गुड बिहेवियर के ग्राउंड पर हमने उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया है। ठीक है जी। और परिवीक्षा पर छोड़ते वक्त कोर्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल तक के लिए होगा। ठीक है जी। और उसमें टर्म एंड कंडीशन होंगी कि तुम्हें बाहर जाके कैसे कैसे रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराधियों का न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है जब उनको ऐसे अपराधों का दोषी नहीं माना गया। जैसे हमने सेक्शन 3 में देखा कि सेक्शन 3 में जो दंड की मात्रा थी वो केवल 2 साल की होनी चाहिए, पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस बताए थे, और साथ ही साथ क्या बताया था कि दंड की मात्रा कितनी होनी चाहिए और प्लस जुर्माना। अगर ये 3 चीज़ें हमने उसमें देख ली तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 3 के अंदर उसको रिहा कर देंगे। ऐसे ही सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने कुछ बताया है कि अगर किसी भी अपराधी को हम सेक्शन 4 के अंदर रिहा कर रहे हैं परिवीक्षा पर, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि उसको अपराधी को दोषी नहीं माना गया है किस दंड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 मृत्युदंड, ऑप्शन बी आजीवन कारावास, ऑप्शन सी काले पानी या देश निकाले की सजा, ऑप्शन डी संपत्ति जब्त करना, ऑप्शन ई आपका आता है 1 या 2, और ऑप्शन एफ आता है आपका 3 या 4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ई। ये क्या कहता है कि जब कभी भी हम सेक्शन 4 के अंदर कोई भी कोर्ट अपनी पावर को यूज़ करती है ना, तो वो यूज़ करते वक्त ये देखती है कि जो अपराधी है उसको कैसी पनिशमेंट दी गई है। उस अपराधी को मृत्युदंड तो नहीं है, उस अपराधी को आजीवन कारावास तो नहीं है। अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी पनिशमेंट मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, तो उसको सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा कोर्ट, ऐसे अपराधी जो अगर सेक्शन 4 के अंदर आप छोड़ रहे हो तो उसको दंड ना तो मृत्युदंड मिला हो ना आजीवन कारावास मिला हो। ठीक है जी। तो उसी आधार पर उसको छोड़ा जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं छोड़ सकते। अगर ऑफेंडर को, अगर अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा है, आजीवन कारावास की सज़ा है, तो आप उसको सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराधी से अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि बॉन्ड कहाँ पर बॉन्ड किस सेक्शन में एग्जीक्यूट किया जाता है, तो सेक्शन नंबर 4 में किया जाता है, ये पढ़ के आए। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ के आए कि मैक्सिमम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो ऑप्शन ए 1 साल के लिए, ऑप्शन बी 2 साल के लिए, ऑप्शन सी 3 साल के लिए, ऑप्शन हमारा डी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है कि जब कभी भी हम सेक्शन 4 में द प्रोहिबिशन एक्ट 1958 के सेक्शन 4 के अंदर बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट किससे करा रहे हैं, ऑफेंडर से।
उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, बस मैक्सिमम 3 साल, उस 3 साल से प्लस का नहीं होगा उस बॉन्ड का टाइम ड्यूरेशन, ठीक है जी। 3 साल तक के लिए उसे बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, ये परीक्षा नहीं है परिवीक्षा है, परिवीक्षा अधिनियम 1958 के सेक्शन 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ने की नहीं है। जैसे हमने सेक्शन 3 में देखा था कि भाई कुछ कोर्ट सेक्शन 3 के अंदर अपराधी को छोड़ते वक्त कुछ शर्तें देखता है और लगाता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही सेक्शन 4 में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ते वक्त अपराधी को कोर्ट विचार में लेगा। पहला ऑप्शन ए मामले की परिस्थितियाँ, ऑप्शन बी अपराध की प्रकृति, ऑप्शन सी अपराधी का चरित्र, ऑप्शन डी अपराधी द्वारा की गई क्षति का परिणाम। तो ये हमें ये जो शर्त है इसको विचार में लेने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधी के द्वारा जो क्षति की गई है उसका परिणाम कितना है या क्षति का परिणाम क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। पर हमारे लिए मामले की परिस्थितियाँ कैसी थी ये जानना कोर्ट ये भी विचार में लेगा कि जो अपराधी ने ऑफेंस किया उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, अपराध की प्रकृति कैसी है और अपराधी का चरित्र कैसा है। जब वो इन सब चीज़ों का विचार करेगा तभी सेक्शन 4 का बेनिफिट देगा, तभी क्या करेगा, सेक्शन 4 का बेनिफिट देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। यानी कि सेक्शन 4 में बस केवल ये सोचकर कि भाई पर्सन को पनिशमेंट ज़्यादा नहीं मिली है, पहली बार अपराध किया है छोड़ दो, नहीं, केवल इन 2 ग्राउंड्स को देखकर वो सेक्शन 3 और 4 के अंदर नहीं छोड़ेंगे, वो मामले की परिस्थितियों को भी जानेंगे, प्रकृति क्या है अपराध की, अपराधी का चरित्र कैसा है, क्या प्रथम बार अपराध किया है, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी हमें सेक्शन 3 एंड 4 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास से विभिन्न किसी भी अपराध हेतु दोष सिद्धि किसी भी व्यक्ति के मामले को विचार करते समय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाने हेतु आबद्ध है। आबद्ध का मतलब बाउंड है। जब सेक्शन 4 के अंदर किसी भी पर्सन को क्या किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, गिल्टी फाउंड किया गया है, ठीक है जी। जब उसको गिल्टी फाउंड किया गया है तो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, अब उसको सेक्शन 4 का बेनिफिट देना, जो अपराधी है वो सेक्शन 4 का बेनिफिट लेना चाहता है, तो कोर्ट सेक्शन 4 का बेनिफिट देते वक्त एक रिपोर्ट मंगवाएगी और वो रिपोर्ट परिवीक्षा जो रिपोर्ट होती है वो परिवीक्षा अधिनियम की सेक्शन जो हमारा जो 7 है ना उसके अंदर मंगवाती है। सेक्शन 7 के अंदर परिवीक्षा ऑफिसर होता है, बेसिकली ये उसकी सोशल रिपोर्ट बना के देता है कि समाज में उसका बिहेवियर कैसा था, स्कूल कॉलेज, अगर कोई बच्चा मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं जॉब करता है, ठीक है जी, तो उसकी ये कि उसका फैमिली में कैसा बिहेवियर था, आस पड़ोस में उसका कैसा बिहेवियर था, जहाँ वो काम करता था वहाँ कैसा, ये सारी रिपोर्ट उसे बना के देता है। उसकी मेंटल एंड फिजिकल और मेंटल जो उसकी कंडीशंस है वो कैसी हैं ये बताता है। तो कोर्ट ऐसी रिपोर्ट को मंगवाने के लिए बाउंड है। ऑप्शन नंबर ए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम सेक्शन 9 के अंदर, ऑप्शन बी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम सेक्शन 7 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम सेक्शन 4 के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के सेक्शन 4 के अंदर न्यायालय क्या है, बाउंड है। क्यों है न्यायालय बाउंड सेक्शन 4 के अंदर, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा ना कि जब हम किसी पर्सन को रिहा कर रहे हैं, किस चीज़ पर रिहा कर रहे हैं, उसके गुड बिहेवियर पर, तो हमें उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी पड़ेगी। किससे, परिवीक्षा अधिकारी से, प्रोबिवेशन ऑफिसर से। क्यों मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि हम उसकी रिपोर्ट देखकर पता करेंगे कि क्या इस बंदे को जिसने सेक्शन 4 का बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है, क्या इसको छोड़ा जा सकेगा बॉन्ड पर या नहीं। क्वेश्चन नंबर मदद करती है ये रिपोर्ट कोर्ट को डिसीजन लेने में कि क्या सेक्शन 4 का बेनिफिट ऑफेंडर को दिया जाना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इस अधिनियम की किस धारा में प्रताड़ना देकर, प्रताड़ना का मतलब यहाँ पर नहीं है डांट धमकाकर, प्रताड़ना का मतलब कुछ गलत नहीं है यहाँ पर, डांट धमकाकर परिवीक्षा पर रिहा किए गए अपराधियों से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि और कार्यवाही का खर्चा दिलाने का प्रावधान उपबंधित किया गया है किस सेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 8। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 5 में। जिस भी ऑफेंडर ने, मान लो कि किसी भी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, और उसने जिस विक्टिम के साथ ऑफेंस हुआ है तो भाई उसको कुछ तो क्षति हुई होगी, कुछ तो इंजरी उसको हुई होगी, उसको इंजरी और प्लस उसने जो प्रोसीडिंग चलाई है उसके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन किया है उसका खर्चा, उसकी कॉस्ट जितनी भी है, सारा खर्चा भाई। तो ये सारा खर्चा, तो जितनी भी इंजरी उसको हुई है, इंजरी से जो भी लॉस हुआ है और प्लस जो प्रोसीजर का खर्चा आया है, तो क्या कोर्ट ऑफेंडर से कह सकता है कि तुम विक्टिम को क्या करो, हम तुम्हें सेक्शन 3 में डांट धमका कर छोड़ तो रहे हैं, लेकिन तुम्हें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा।
कंपनसेशन किस लिए? क्योंकि आपके इस ऑफेंस से विक्टिम को इंजरी हुई है, आपके इस ऑफेंस से विक्टिम का जो प्रोसिक्यूशन खर्चा है, कॉस्ट है, उस वो इतना, या प्रोसीडिंग का जो कॉस्ट है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा कंपनसेशन की फॉर्म में। ये सेक्शन 5 बताता है हमें। यानी कि सेक्शन 5 एक रेमेडी सेक्शन है जो आपको किसके साथ, सेक्शन 3 के साथ भी दिया जा सकता है एंड सेक्शन 4 के साथ भी दिया जा सकता है। यानी कि जो ये सेक्शन 3 के साथ साथ सेक्शन 5 में भी आपको कंपनसेशन, सेक्शन 4 के साथ सेक्शन 5 में भी कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो बताता है कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 का लाभ न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जब उनको निम्नलिखित में से दंडित अपराधों का दोषी नहीं माना गया है। अगर कोई 21 वर्ष से 21 से माइनस है, 21 से क्या है, माइनस है, 21 वर्ष से कम का कोई पर्सन है और उसने कोई अपराध किया है, तो क्या हम उस पर्सन को अपराध परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 3 एंड 4 का बेनिफिट दे सकते हैं, सेक्शन 3 या 4 का बेनिफिट दे सकते हैं? तो ये कहता है दे सकते हैं, पर कोर्ट को कुछ देखना पड़ेगा कि उसने ऑफेंस कैसा किया है, ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, क्या है। तो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को छोड़ना है जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, उसको सेक्शन 3 या 4 का बेनिफिट देना है, तो कोर्ट क्या चीज़ें देखेगी कि उसने जो अपराध किया है वो अपराध किस दंड से दंडित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर सी काले पानी या देश निकाले की सजा, ऑप्शन नंबर डी 1 या 2। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। जब कभी भी किसी 21 वर्ष से कम आयु के पर्सन ने जो कोई अपराध किया है उसको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की सेक्शन 3 या 4 का बेनिफिट कोर्ट तभी दे सकता है जब उसको मृत्युदंड से दंडित ना किया गया हो, आजीवन कारावास से दंडित ना किया हो, तभी उसको सेक्शन 3 एंड 4 का बेनिफिट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ए, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी। ठीक है जी, गुप्त, गोपनीय का मतलब गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित करेगा, मतलब उसको बताएगा कि गोपनीयता, जो गोपनीय रिपोर्ट है उसमें क्या क्या है, किसको बताएगा, अपराधी को। या फिर कुछ ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बता रहा है कि न्यायालय अपराधी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जैसा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में कथित विषय से क्या है, सुसंगत है, रेलेवेंट है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है ये पूरा का पूरा सेक्शन 7 में प्रोबिवेशन ऑफिसर आपका क्या कर रहा है, प्रोबिवेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के देता है, उसी रिपोर्ट को प्रोबिवेशन ऑफिसर रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं अपराधी ऑफेंडर के बारे में कि उसका भाई फिजिकल मेंटली कंडीशंस कैसी है, कैसा उसका बिहेवियर था सोसाइटी में, जहाँ वो काम करता है, जहाँ वो पढ़ता है या पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें उसका क्या है, कैसे उसने मतलब वो इस अपराधी वाले रास्ते पर चला, ये सारी चीज़ें उससे उस रिपोर्ट में तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहली तो जो ये रिपोर्ट बनाई जाती है ऑफिसर के द्वारा वो गोपनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको अखबार में निकलवा दो, ऐसा नहीं है कि हर किसी को बता दो, नहीं भैया, ये बिल्कुल गोपनीय होनी चाहिए। दूसरा, अगर न्यायालय ठीक समझता है तो अपराधी को इसके बारे में बता सकता है कि भैया तुम्हारी रिपोर्ट में हमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, क्या कहना चाहोगे इस पे? या ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अगर अपराधी तुम अपनी रिपोर्ट के रेलेवेंट में कोई साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट सारे हैं। ये रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, ये रिपोर्ट गोपनीय भी होनी चाहिए। न्यायालय ठीक समझता है तो अपराधी को इसके बारे में बता सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया है। ठीक है, न्यायालय चाहता है कि भाई अपराधी को इतना अवसर देना चाहिए कि वो अपने पक्ष में, अपनी रिपोर्ट के पक्ष में एविडेंस दे, तो न्यायालय वो भी कर सकता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर विक्टिम को वो रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई जाती है और जर्नली वो ऑफेंडर को भी नहीं कराई जाती है, भले ही वो ऑफेंडर के बारे में हो। लेकिन जर्नल के एक्सेप्शंस केसेस हैं जहाँ पर कोर्ट को ठीक लगता है कि भाई अपराधी को साक्ष्य देने का मौका देना चाहिए, अपनी रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का मौका देना चाहिए, कुछ तो मतलब अपने बचाव में वो जो भी बोलना चाहे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत पारित आदेश से पीड़ित पक्षकार सक्षम न्यायालय या हाईकोर्ट में क्या कर सकता है। अगर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आदेश पारित किया गया, चाहे वो सेक्शन 3 में किया है या फिर सेक्शन 4 में किया है या फिर वो सेक्शन 5 में किया है या फिर वो सेक्शन 6 में किया है, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब सक्षम न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, केवल अपील कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर बी केवल पूर्ण निरीक्षण के लिए भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपील या पूर्ण निरीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी रिट याचिका, रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं क्या हम इस एक्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अपील और या पूर्ण निरीक्षण। दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपील या पूर्ण निरीक्षण के लिए हम हाई कोर्ट या फिर सक्षम न्यायालय के अंदर क्या कर सकते हैं, तो अपील कर सकते हैं ऑर्डर्स के अगेंस्ट। इन सेक्शंस में कोई भी ऑर्डर गया है, ऑर्डर आया है कोर्ट का, हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं या सक्षम न्यायालय के पास। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 की कोई बात किसी अपराधी पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक सेक्शन 4 के तहत रिहा कर दिए जाने के बाद तत्पश्चात उसे ऑप्शन नंबर ए मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोबारा परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मूल अपराध से उन्मोचित का मतलब होता है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मूल अपराध से दोषमुक्त कर दिया, एक्यूटल कर दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि जब कभी भी, अब पहले तो सेक्शन 12 का जो बेनिफिट है वो देखो क्या है। सेक्शन 12 क्या बेनिफिट देता है, ये कहता है कि जब हम किसी भी पर्सन को, जिसने कोई फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पर्सन ने पहली बार अपराध कर दिया, ठीक है, उसको द प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 4 के अंदर हमने गुड बिहेवियर पर क्या कर दिया, उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया और उसने बॉन्ड की जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस थी सभी को टाइमली फुलफिल किया। जैसे कि समय जब कोर्ट ने बुलाया तब कोर्ट में अपीयर हुआ, भारत छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया, रात के समय कहीं बाहर नहीं गया, नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहा, मार पिटाइयों से बिल्कुल दूर रहा, ठीक है जी, एक मतलब अच्छा पर्सन बनके वो सोसाइटी में रह रहा था, ठीक है जी, और उसने बॉन्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको भी फुलफिल करता रहा टाइमली। तो हम सेक्शन 12 ये कहता है कि हम ऐसे लोगों के रिकॉर्ड को नष्ट कर देंगे कि भाई ताकि इन फ्यूचर उनकी हिस्ट्री अगर कोई पता करना चाहे तो उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें बाहर ना निकल के आएँ, ठीक है। तो सेक्शन 12 कहता है कि ऐसे रिकॉर्ड्स हम, उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको हम नष्ट कर देंगे ताकि भाई इन लोगों को भी समाज में दोबारा से रहने का अधिकार, ठीक है, प्रॉपर्ली आगे जीवन जीने का अधिकार, सभी नौकरी पाने का अधिकार इन लोगों के पास बना रहे, ठीक है। हम इनका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखेंगे नहीं, हम उसको सेक्शन 12 के अंदर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर सेक्शन 4 के अंदर किसी पर्सन को सदाचार के आधार पर छोड़ा गया है और उसने जिस आधार पर उसे छोड़ा गया था और उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया था और उसने बॉन्ड की क्या कर दी, जो टर्म एंड कंडीशंस थी उनको फुलफिल करने में फेल हो गया, तो ऐसे पर्सन को फेल होने के बाद कोर्ट में अपीयर हुआ और कोर्ट ने उसे मूल अपराध का जो दंड है, मूल अपराध का दंड मतलब जिस अपराध के लिए उसे दोषी पाया गया था उस अपराध में जो दंड दिया गया था उससे ही उसे दंडित कर दिया और कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया कि भाई तुम छोड़ने के लिए क्या नहीं हो, काबिल नहीं हो, तुम्हें दोबारा से हम सोसाइटी में नहीं भेज सकते, तुमने एक तो अपराध किया, ऊपर से हमने तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारा मदद करके हमने तुम्हें सुधार लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी तुम क्या है अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे, तुमने बॉन्ड की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फेल किया, इसलिए हम तुम्हें दोबारा से रिहा नहीं करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारे मूल अपराध जिसके लिए तुम्हें सेक्शन 4 के अंदर रिहा किया गया था, दोबारा से हम तुम्हें उसी के लिए जो पनिशमेंट हमने तुम्हारी सस्पेंड की हुई थी हम उसको दोबारा से क्या कर देंगे, अब एग्जीक्यूट कर देंगे और अब तुम सीधा जेल जाओ, अब तुम समाज में वापस मत जाओ, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे, आप जाइए, जो भी एक्सक्यूज़ आपको देना है दीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि मूल अपराध से अगर हमने किसी को दंडित कर दिया है, सेक्शन 4 का बेनिफिट देने के बाद भी उस पर्सन में कोई सुधार नहीं आया, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम किसी को डायरेक्ट पनिशमेंट ना देकर, अगर उसने अपराध किया और वो दोषी पाया गया तो उसको हम डायरेक्ट पनिशमेंट ना देकर हम उसको थोड़ा सा सुधारने का मौका दें सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं कि उनको कितने भी मौके दिए जाएं पर वो सुधरते नहीं हैं, अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर उनको उनके मूल दंड से ही क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जो कहता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की किस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन किसे नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुमोदन का मतलब होता है कि उसकी सलाह पर, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की सलाह पर नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 15, ऑप्शन नंबर बी धारा 16, ऑप्शन नंबर सी धारा 17, ऑप्शन नंबर डी धारा 18। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो कहता है कि धारा 17 के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से इस एक्ट के अंदर क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। कौन बनाएगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार किससे कंसेंट लेगी, कंसेंट बोल सकते हैं, कंसेंट लेगी पहले किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज का जो हमारा द प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट है वो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। और ये जो 17 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं,
टोटल सेक्शन सॉरी कितने हैं, तो टोटल सेक्शन इसमें केवल 19 हैं। 19 सेक्शन से हमने 17 क्वेश्चंस बनाए, जो हमारे इस एक्ट के लिए 85% हमारा जो इस एक्ट का जो सिलेबस है वो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाता है, इन्हीं से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर ये क्वेश्चंस भी हमने पढ़ लिए तो भी हमारा ये एक्ट का 85% सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर ये सीरीज़ आपको, ये लेक्चर आपको क्या हुआ